हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपी जीआईसी लेक्चरर और यूपी पीजीटी के लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सुनने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और भी कोई आप एग्ज़ाम देते हैं, स्टेट लेवल हो या फिर एसएससी वगैरह हो, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि जीके का पार्ट हर एग्ज़ाम में आता है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है? तो पहला ऑप्शन है चक्रवाती तूफान है जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया था। बी ऑप्शन है एक फिल्म जिसे नवंबर 2017 में गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्वर्ण मयूर पुरस्कार प्रदान किया गया था। तीसरा ऑप्शन है वह स्थान जहां नवंबर 2017 में बांग्लादेश में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजन की गई थी। डी ऑप्शन है डोकलाम क्षेत्र का वह निकटतम स्थान जहाँ चीनी सेना तैनात है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ओखी। एक चक्रवात है, साइक्लोन है जो कि 2017 में भारत के तट से टकराया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव हुए थे वे कौन से हैं? तो वो हैं आपका 652। ओके, उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में संपन्न निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 652 है। 199 सीट नगर पालिका के, 438 सीट नगर पंचायत की तथा 17 नगर निगम की हैं और 11,995 वार्ड के लिए भी मतदान संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिज़ाइन करने वाले वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था प्रोफेसर UR राव। ओके, अब जैसे ये करंट अफेयर 2017 में पूछा गया था, तो अब ज़रूरी नहीं है कि वो करंट अफेयर के तौर पे पूछा जाए, तो ये भी पूछा जा सकता है आर्यभट्ट जो हमारा प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह है वह किन वैज्ञानिक के द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो प्रोफेसर UR राव के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिज़ाइन करने वाले वैज्ञानिक प्रोफेसर UR राव थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 1976 में पद्म भूषण और 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रोफेसर राव को 24 जुलाई 2017 को देहांत हो गया था। इनके द्वारा डिज़ाइन किए गए उपग्रह आर्यभट्ट को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि इसरो ने सोवियत रूस की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है बच्चों की शिक्षा से, बी ऑप्शन है बच्चों के टीकाकरण से, सी ऑप्शन है सामाजिक उत्थान से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि वैक्सीनेशन होती है, बच्चों का टीकाकरण होता है, मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम से संबंधित होता है। ओके, भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों के टीकाकरण से है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के समान इस मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य 2020 तक उन सभी बच्चों का टीकाकरण करना था जिन्हें टीके नहीं लग पाए थे या जिन्हें 7 तरह की बीमारियों को रोकने वाले टीके सही तरह से नहीं लगे थे। यह मिशन 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुशासन दिवस मतलब कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन कितने तैयार हुए आपके। एक तो मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या था? 2020 तक का था सभी को बच्चों को टीका लगाना। ठीक है, जो बच्चे वंचित रह गए थे उन्हें को भी। मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च किया गया? 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया। तीसरा क्वेश्चन, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कभी पूछ ले जाए अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे भी होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हो। अगला क्वेश्चन है, समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा? अभिसारी लेंस की भांति, बी ऑप्शन है अपसारी लेंस की भांति, सी ऑप्शन है कांच की समतल चादर की भांति, डी ऑप्शन है दर्पण की भांति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अभिसारी लेंस की भांति।
समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे जाते हैं तो इस युग्म का व्यवहार कांच की समतल चादर की भांति होगा। F=F1 + F2। अभिसारी लेंस के लिए F बराबर या = पॉजिटिव VE और पॉजिटिव F। ओके, अपसारी लेंस के लिए F2 = नेगेटिव VE और -F। संयुक्त के लिए F और +-F और F बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार यह संयोजन कांच की समतल चादर की भांति व्यवहार करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये यौगिक दिए गए हैं और इधर वर्गीकरण दिया गया है। तो एड्रेलिन हार्मोन होता है, बिल्कुल सही। थायमिन विटामिन होता है, ये भी सही है। कैरोटीन एक प्रोटीन होता है, ये भी सही है। सैकरीन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। सैकरीन एक आर्टिफिशियल शुगर होता है, नॉट कार्बोहाइड्रेट। ओके, प्रश्न का सभी विकल्पों में से ए में दिया गया सुमेलन सही नहीं है क्योंकि सैकरीन कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता बल्कि एक कार्बनिक यौगिक है। ओके, जो कृत्रिम मिठास का आभास कराता है जबकि इसमें कोई भोजन ऊर्जा नहीं होती है। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर जैसा दिखाई पड़ता है और आमतौर पर चीनी के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह नियमित चीनी की तुलना में बहुत ज़्यादा मीठा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित संसद बनी है। तो ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है चाइना, सी ऑप्शन है जर्मनी, डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की संसद और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली दुनिया की पहली इमारत बन गई है। इस्लामाबाद स्थित संसद भवन में चीन के सहयोग से सोलर पैनल का कार्य पूरा किया गया। पाकिस्तान के संसद का सौर ऊर्जा संयंत्र 80 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। संसद के लिए 62 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। शेष 18 मेगावाट बिजली राष्ट्रीय ग्रिड को दी जाएगी। इजराइल की संसद नेसेट भी आंशिक रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आम की किस प्रजाति को भारत से निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है। ए ऑप्शन है लंगड़ा आम, बी ऑप्शन है चौसा आम, सी ऑप्शन है फाल्सो आम और डी ऑप्शन है फजली आम। तो अल्फांसो आम भारत का सबसे खास किस्म का आम होता है। इसके अन्य नाम हापुस महाराष्ट्र में, आपूस कर्नाटक में। अल्फांसो आम का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है और उत्तर प्रदेश में आम के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जगह है मलिहाबाद, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, फसलों की निम्नलिखित में से कौन सा युग भारत में कुछ दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है। ए ऑप्शन है चना एवं मूंग, बी ऑप्शन है चना एवं अरहर, सी ऑप्शन है अरहर एवं मूंग, डी ऑप्शन है मसूर एवं चना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चना एवं अरहर। भारत का सर्वाधिक दलहन उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। हमारे देश में दालें रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसल चक्रों में उत्पादित की जाती हैं। भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% चना व अरहर का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त प्रमुख दालों में मटर, मूंग, उड़द व लोबिया शामिल है। फलीदार होने के कारण ये फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में भी वृद्धि करती हैं। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा दालों का प्रोडक्शन किया जाता है। तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ होता है और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी होता है। ओके, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए गाजर, ठीक है। विटामिन ई ताड़ का तेल, ये भी ठीक है। विटामिन डी कार्ड यकृत तेल, ये भी सही है। विटामिन बी धान की भूसी, ये गलत हो जाता है आपका। तो विटामिन बी जो है वो इसका सही सुमेलन नहीं है। ओके, विटामिन ए के स्रोत अगर पूछ लिए जाएँ तो गाजर, दूध और मक्खन विटामिन ए के स्रोत होते हैं। विटामिन ई हरी पत्तियों, अंकुरित गेहूं और अंडा से प्राप्त हो जाता है। विटामिन डी मछली का तेल, यकृत तेल से प्राप्त हो जाता है। विटामिन B6 जो है आपको दूध, ईस्ट, मांस, सब्जी, दाल आदि से प्राप्त होता है। और जबकि धान की भूसी के तेल से आपको विटामिन ई प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। तो विटामिन ई प्रचुर मात्रा में कहाँ से प्राप्त हो जाएगी, आपको धान की भूसी से प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कीटवच्छी पौधे किस मृदा में उगते हैं, उसमें अल्पता होती है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन की, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम की,
सी ऑप्शन है कैल्शियम की, डी ऑप्शन है पोटेशियम की। अल्पता का मतलब होता है कमी, अल्प है ना, जैसे रक्त अल्पता एनीमिया रोग होता है रक्त की कमी से, है ना। तो कीटवच्छी पौधे मांसाहारी पादप कहे जाते हैं। ये पौधे ऐसी भूमि पर उगते हैं जहां नाइट्रेट का अभाव रहता है, अथवा ये पौधे भूमि से नाइट्रोजन प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए कीटवच्छी पौधे नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। मेघालय में पाया जाने वाला घटपर्णी एक कीटवच्छी पौधा होता है, ठीक है। तो कीटवच्छी पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए कीटों को भक्षण करते हैं, मतलब कीटों को खाते हैं। और घटपर्णी नामक एक कीटवच्छी पौधा है जो कि मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? ए ऑप्शन है ग्लाइकोजन, बी ऑप्शन है स्टार्च, डी ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, या ये कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, यहाँ होगा कोलेस्ट्रॉल। ओके, सी ऑप्शन है क्रिएटिन। तो क्रिएटिन एक प्रोटीन होता है, एक साधारण प्रोटीन का प्रकार है जो बालों में पाया जाता है। इस तरह के प्रोटीन जलीय अपघटन के बाद केवल अमीनो अम्ल ही देते हैं। उदाहरण के तौर पर ग्लोब्यूलिन अंडे में एल्ब्यूमिन एवं बालों की केरोटीन साधारण प्रोटीन के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? ए ऑप्शन है सनई, बी ऑप्शन है सरसों, डी ऑप्शन है जूट, सी ऑप्शन है जूट और डी ऑप्शन है अलसी। तो अलसी से रेशा और तेल दोनों ही प्राप्त होते हैं। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें सरसों, अलसी, सोयाबीन एवं मूंगफली। अलसी या तीसी ऐसी तिलहनी फसल है जिसमें प्रचुर मात्रा में तेल एवं रेशा दोनों प्राप्त किए जाते हैं। सनई एवं जूट भी रेशेदार पौधे हैं लेकिन इनसे तेल प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था? ए ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, बी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इसके पूर्व वे भारत के मद्रास के गवर्नर भी रह चुके थे। इसने भारत में हो रही ईसाई मिशनरियों के क्रियाकलापों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा बताया। इसके समय की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में सती प्रथा का अंत 1829 में, ठगी प्रथा का अंत 1830 में, नरबली प्रथा की समाप्ति प्रमुख है। इसके अतिरिक्त कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1935 में, सरकारी सेवाओं में भेदभाव की समाप्ति तथा मंडलायुक्त पद का सृजन इत्यादि इसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 ईस्वी में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन है बैथ्यून, बी ऑप्शन है जेम्स थॉमसन, डी ऑप्शन है डब्ल्यू हंटर, डी ऑप्शन है थॉमस रेलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थॉमस रेलिंग। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थॉमस रेलिंग थे। 1901 में कर्जन ने भारत के उच्चतर शिक्षा एवं विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। शिमला में पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिमला प्रस्ताव की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1902 में थॉमस रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट देना था। रेले कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है लंदन में, सी ऑप्शन है बॉम्बे में, डी ऑप्शन है कलकत्ता में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लंदन में। ओके, साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर विचार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से
13 नवंबर 1931 तक हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलनों का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था। ठीक है, अब इसमें देखो 3-4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम जो हुआ था वो आपका हुआ था 12 नवंबर 1930 से 13 नवंबर 1931 तक। द्वितीय आपका हुआ 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। तृतीय जो हुआ वो आपका हुआ 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। ओके, और जो गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व जो किया था वो द्वितीय सम्मेलन में किया था, गोलमेज सम्मेलन में, जो कि हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ओके, अगला क्वेश्चन है दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। ए ऑप्शन है 1913 में, बी ऑप्शन 1912 में, सी ऑप्शन है 1911 में और डी ऑप्शन है 1910 में। तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी ने भारत आगमन पर स्वागत हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। दिल्ली दरबार के अवसर पे ही 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा तथा दिल्ली को कलकत्ता की जगह नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो वन्यजीव अभयारण्य दिए गए हैं और उनके राज्य दिए गए हैं। तो बांदीपुर कर्नाटक में है, पाखल मध्य प्रदेश में, ये नहीं हो सकता, यही ऑप्शन आपका गलत है। मध्य प्रदेश में पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा वन विहार हैं। ये सारे वन विहार आपको कहाँ पर मिलेंगे देखने को? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, पर पाखल यहाँ पर नहीं है। सिकरी देवी हिमाचल प्रदेश में, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य जो है तेलंगाना में है। मृगावती अभयारण्य भी तेलंगाना में है, तो ये याद रखिएगा। इस अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के संकटापन्न जानवर जैसे बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, रीछ, जंगली कुत्ते, चीता आदि शरण लिए हुए हैं। बाकी सभी जो हैं विकल्प वो सही हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? ए ऑप्शन है लक्षद्वीप, बी ऑप्शन है पुडुचेरी, सी ऑप्शन है चंडीगढ़, डी ऑप्शन है दिल्ली। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है तो वो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है। केरल राज्य देश का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की साक्षरता दर अधिक है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर 91.8 है। इसमें पुरुष की साक्षरता 95.6 व महिला साक्षरता 87.9% है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतर्जातीय परिषद स्थापना की गई थी या स्थापित की गई थी? तो ए ऑप्शन है आपका 1988, बी ऑप्शन है 1990 है, सी ऑप्शन 1992, डी ऑप्शन है 1994। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर 28 मई 1990 को किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद भी बता दिया गया है। 263वां अनुच्छेद जो है राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की व्यवस्था करता है और इसका गठन जो किया गया था सरकारी आयोग की अनुशंसा पर 28 मई 1990 को किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया था? तो ये तो सभी को पता होगा, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया था। भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इस उद्देश्य से संशोधन में नया भाग जोड़ा गया था जिसे पंचायत नाम दिया गया। नई 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक बंदें जोड़ी गई। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुमति LM सिंघमी कमेटी द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया था? ए ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का गठन, मुफ्ती कानूनी सहायता, सी ऑप्शन है समान नागरिक संहिता, डी ऑप्शन है समान नागरिक संहिता। ओके,
तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान एवं मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 39 का में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन कब किया गया था? तो ए ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 15 मार्च 1950, सी ऑप्शन है 6 अगस्त 1951, डी ऑप्शन है 6 अगस्त 1952। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया था। इस परिषद का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय योजना को बनाने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना तथा उनका अनुमोदन करना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस समय लागू किया गया? ए ऑप्शन 1 मार्च 2016, बी ऑप्शन 1 मार्च 2015, सी ऑप्शन 1 मार्च 2014, डी ऑप्शन है 1 अगस्त 2015। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मार्च 2016। ओके, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून 1 मार्च 2016 को पारित हुआ। इस कार्यक्रम के तहत 40.94 लाख अंत्योदय परिवार अर्थात लगभग 1.64 करोड़ आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। खाद्य सुरक्षा से आच्छादित लाभार्थियों को 5 किलो खाद्यान्न, जिसमें 3 रुपये प्रति किलोग्राम के तहत गेहूं तथा 2 किलोग्राम चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित करने का प्रावधान है। पर ये जो प्रावधान है अब शायद चेंज हो चुका है। कोविड-19 के बाद चावल वगैरह के साथ साथ चने भी मिलने लगे हैं, मक्का भी मिलने लगी है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, ये क्वेश्चंस जो हैं 2016 के पेपर से उठाए गए थे, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको क्लास की PDF भी मिल जाएगी। और अगर आप ऑडियो सुनने में इंटरेस्टेड हैं, वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो आप हमारे खबरी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो सजेस्ट भी कर सकते हैं, और कुछ कमी लगी है तो वो भी बता सकते हैं, और जो भी कमी लगी होगी उसको क्योर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।